ये कहानी है महाराष्ट्र के शांत और सुंदर गांव ढोलकपुर की। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट, कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ियां धीरे धीरे चल रही है। और इसी गांव में दादा साहेब और उनका भतीजा उद्धव अपने खेती का बंटवारा कर रहे हैं। उद्धव, तेरे बाबा को गुजरे कई साल हो गए हैं। अब समय आ गया है कि घर, खेती और पशुओं का बंटवारा करना चाहिए। काका, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस इतना चाहता हूं कि मेरे बाबा के हिस्से की खेती और पशु मुझे आधे मिल जाएं। उद्धव, तू अभी नया है। खेती करना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं। अगर खेती तेरे हाथ में गई तो बहुत नुकसान होगा। नुकसान होगा तो मैं संभाल लूंगा काका। मेहनत करने से मैं सब सीख जाऊंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। मेरी बात मान उद्धव, तू गांव वाली झोपड़ी अपने पास रख ले। खेती, बैल, गाय, भैंस और बाकी सब मैं संभालूंगा। तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ठीक है काका, आपने बचपन से मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जैसा कहेंगे वही मुझे मंजूर है। उद्धव ने अपने हक से ज्यादा रिश्ते पर भरोसा किया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी भरोसे का फायदा उठाया जा रहा है। क्या हुआ? उद्धव को सिर्फ झोपड़ी ही दी ना? हाँ नंदा, अब सब कुछ हमारा है। जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही बंटवारा किया। अब हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। सारी फसल भी हमारी और सारा मुनाफा भी हमारा। उधर उद्धव चुपचाप अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, यमुना ने उसके चेहरे की उदासी देखकर सब समझ लिया। उद्धव, बंटवारे में हमारे हिस्से क्या क्या आया? तुम इतने चुप क्यों हो? यमुना, हमारे हिस्से में सिर्फ ये वाली झोंपड़ी आई है। बाकी सारी खेती और सारे पशु काका जी ने अपने पास रख लिए। क्या तुमने अपने बाबा के हिस्से की खेती भी छोड़ दी? मैंने काका जी को कहा था आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे खेती नहीं आती। तो मैंने भी सोचा कि वो बड़े हैं, गलत नहीं सोचेंगे। लेकिन बड़े होने का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारा हक छीन ले। आज तुमने चुप रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी उद्धव। यमुना, मुझे यकीन है काका जी हमें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। दूसरों के भरोसे जिंदगी नहीं चलती उद्धव। कल अगर उन्होंने मुंह फेर लिया तो हम क्या करेंगे? यमुना, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैंने एक मेहनती आदमी से शादी की थी, लेकिन वो आदमी आज मुझे रास्ते पर ले आया। मेरी बात सुनो यमुना, सब ठीक हो जाएगा। जिस इंसान को अपने भविष्य की चिंता नहीं, उसके साथ मैं कैसे रहूं? मुझे माफ करना उद्धव। यमुना अपना सामान लेकर मायके चली गई। उद्धव उसे रोकता रहा, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस शाम पहली बार उद्धव की झोपड़ी में सन्नाटा था। उस रात उद्धव बिना कुछ खाए ही सो गया। आज तो घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है। अगर आज कोई काम नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर उद्धव गांव की ओर निकल पड़ा। शायद कहीं मजदूरी मिल जाए या 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। लेकिन जैसे ही वो बाजार पहुंचा, उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी। वहां लोगों की इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। अरे भाऊ, यहाँ इतनी भीड़ किस बात की लगी है? अरे उद्धव, शहर से एक आदमी आया है। ऐसा खाना बना रहा है जो हमारे गांव में किसी ने पहले कभी नहीं खाया। सुबह से लोग उसी के ठेले पर टूट पड़े हैं। मतलब अगर गांव में कुछ नया किया तो लोग उसे पसंद भी करते हैं। अरे क्यों नहीं, गांव वाले हमेशा नई चीज चखना चाहते हैं। उद्धव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। भीड़ को देखकर उसके मन में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसी रात उद्धव अपने घर के बाहर बैठा था। मेरे पास खेती नहीं है, पशु भी नहीं है, लेकिन मेहनत करने वाले हाथ तो हैं। अगर मैं भी कुछ नया शुरू करूं तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। उसी वक्त उद्धव को खाना लेकर पड़ोस की दादी आ गई। उद्धव, ये देख, तेरे लिए खाना लाया है। चल खाना खा ले। बहुत बहुत शुक्रिया दादी, लेकिन आप रख दो वहां पर, मैं बाद में खा लूंगा। उद्धव, कुछ परेशानी में हो क्या? दादी, मैं अपने गांव में खाने का ठेला लगाने का सोच रहा हूं।
लेकिन कौन सा ठेला लगाऊं ये समझ में नहीं आ रहा। उद्धव, तुम गोभी मंचूरियन का ठेला लगाओ, गोभी भी सस्ते में मिल जाएंगे। उद्धव कुछ देर सोच में पड़ गया। तो चल उद्धव, अब मैं जाती हूँ, बाकी तुम खाना खा लेना। उस पूरी रात सोचने के बाद उद्धव ने फैसला कर लिया। बस अब गोभी मंचूरियन का ही ठेला लगाऊंगा, चाहे जो हो जाए। अब हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह उसने उधार लेकर थोड़ा सामान खरीदा। गांव के सबसे अच्छी जगह पर अपना छोटा सा ठेला लगाया। धीरे धीरे लोगों की नजर उसके ठेले पर पड़ने लगी। भाऊ, ये क्या बना रहा है? इसकी खुशबू तो बहुत अलग है। इसे गोभी मंचूरियन कहते हैं। एक बार खाकर तो देखो, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। कुछ ही देर बाद उद्धव के ठेले पर बहुत भीड़ लगी। दादा, एक प्लेट मंचूरियन दो ना। उद्धव ने उन्हें तुरंत गोभी मंचूरियन की एक प्लेट परोस दी। सबको मिलेगी भाऊ, आराम से खाइए। शाम तक उद्धव के ठेले का लगभग सारा सामान खत्म हो चुका था। इतने दिनों बाद पहली बार उद्धव के चेहरे पर मुस्कान थी। उसी समय उद्धव के काका दादा साहेब और नंदा वहीं से गुजर रहे थे। सुनिए जी, जरा देखो तो उद्धव के ठेले पर कितनी भीड़ लगी है। सुबह से लोग उसी के ठेले पर आ रहे हैं। लगता है आज उसने अच्छा पैसा कमाया होगा। अगर ऐसे ही उसका ठेला चलता रहा तो कुछ ही दिनों में ये फिर से हमारे बराबर खड़ा हो जाएगा। अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। आज रात मैं ऐसी चाल सोचूंगी कि उद्धव का ठेला अपने आप ही बंद हो जाएगा। पूरी रात नंदा के मन में सिर्फ एक ही बात घूमती रही। किसी भी तरह उद्धव का ठेला बंद होना चाहिए। सुबह होते ही उसने दादा साहेब को अपने पास बुलाया। सुनिए जी, अगर गोभी ही नहीं मिलेगी तो उद्धव मंचूरियन कैसे बनाएगा? हमें बस उसकी गोभी बंद करनी है। लेकिन ऐसा कैसे होगा? गोभी वाला तो रोज उसे गोभी बेचता है। हम उसी गोभी वाले के पास जाएंगे। जितनी गोभी उद्धव खरीदता है उससे कई गुना ज्यादा हम खरीद लेंगे। लेकिन इतने सारे गोभियों का क्या करेंगे हम? हमारे पशु खा लेंगे, लेकिन उद्धव का ठेला बंद हो जाना चाहिए। वाह नंदा, आज फिर तेरी चालाकी काम आएगी। चल अभी गोभी वाले के पास चलते हैं। दोनों सीधे गोभी बेचने वाले किसान के पास चल पड़े। भाऊ, तेरे पास जितनी भी गोभी है सब मुझे दे दे। इतने सारे गोभी तो नहीं है, मुझे बाजार में भी कुछ देने हैं। तू चिंता मत कर, तू बस दाम बता। 20 रुपए की एक गोभी है। नहीं, हम एक गोभी के 50 रुपए देंगे, लेकिन सारी गोभी हमें ही चाहिए। जिस गोभी को लोग 20 रुपए में भी सोच कर लेते हैं, उसके 50 रुपए। ठीक है, तो ले लो। इतने ज्यादा पैसे देखकर गोभी वाला भी मना नहीं कर पाया। उसने अपनी सारी गोभियां दादा साहेब को बेच दी। उस दिन से उसके मन में भी एक बात बैठ गई कि गोभी अब महंगे दाम पर भी बिक सकती है। अगली सुबह गोभी वाला हमेशा की तरह गोभी लेकर उद्धव के ठेले पर पहुंचा। उद्धव भाऊ, आज से गोभी के दाम बढ़ गए हैं। अब एक गोभी 50 रुपए को मिलेगा। क्या? कल तक तो 20 रुपए का था, अचानक 50 रुपए कैसे हो गया? क्या बताऊं भाऊ, कल कोई अनजान आदमी आया था। उन्होंने सारे गोभी 50 रुपए में खरीद लिए। अब मैं कम दाम में कैसे बेचूं? लेकिन मैं 50 रुपए की गोभी खरीदूंगा तो मेरी कमाई ही नहीं बचेगी। मुझे माफ करना भाऊ, 20 रुपए में तो नहीं आएगा। उस दिन उद्धव एक भी गोभी नहीं खरीद पाया। उसका ठेला आज पहली बार बंद रहा। उद्धव अपना निराश चेहरा लेकर घर की ओर निकला। अगर आज मेरे पास अपनी खेती होती तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अपने बाबा के हिस्से की जमीन छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, अब और नहीं। मैं अपने हक के लिए काका जी से आज आखिरी बात करूंगा। उसने तय कर लिया था कि अब वो किसी से लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि अपने हक की बात गांव के सामने रखेगा। अगली सुबह वो सीधे सरपंच साहब के घर पहुंचा। सरपंच साहब, मैं आपके पास इंसाफ मांगने आया हूं। मैं किसी का हक नहीं चाहता, बस मेरे बाबा के हिस्से की जमीन मुझे दादा साहब से चाहिए। उद्धव, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तू झूठ बोलने वालों में से नहीं है। चल,
हम दादा साहिब से बात करते हैं। सरपंच साहिब गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति को साथ लेकर दादा साहिब के घर पहुंचे। दादा साहिब, उद्धव कह रहा है कि बंटवारे में उसके बाबा के हिस्से की खेती उसे नहीं मिली। सरपंच साहब, उद्धव को खेती करना नहीं आता है, इसलिए मैंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर रख ली। दादा साहेब, जिम्मेदारी अपने ऊपर रखना अलग बात है, लेकिन किसी के हिस्से का हक रोक लेना अलग बात है। लेकिन मैंने उसका बुरा कभी नहीं सोचा। बुरा नहीं सोचा तो फिर उसके बाबा के हिस्से की जमीन उसे क्यों नहीं दी? बेटा छोटा हो सकता है, लेकिन उसका हक कभी छोटा नहीं होता। दादा साहिब कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, अगर यही आप दोनों का फैसला है तो मुझे मंजूर है। सरपंच साहिब और गांव के बुजुर्ग ने वहीं खेत का सही बंटवारा कराया। उद्धव को उसके हिस्से का 3 एकड़ खेत मिल गया। उस समय उद्धव की आंखों में खुशी के आंसू थे। सरपंच साहब, आज आपने मुझे सिर्फ जमीन नहीं दिलाई, बल्कि मेरे बाबा की निशानी वापस लौटा दी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उद्धव ने अपनी 3 एकड़ जमीन में गोभी की खेती शुरू कर दी। अब उसे बाजार से महंगी गोभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ ही दिनों में उसका मंचूरियन का ठेला फिर से चल पड़ा। इस बार पहले से भी ज्यादा भीड़ उमड़ने लगी। उस दिन दादा साहिब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उद्धव को ये सीख मिली कि रिश्तों का सम्मान करो, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाने से कभी मत डरो।